आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे पार्सल्स के बारे में। पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में कर रहे थे कि डाक वस्तुओं की 10 श्रेणियां होती हैं। 9 श्रेणियों के बारे में हम कर चुके हैं। आज हम अंतिम श्रेणी यानी कि पार्सल के बारे में करेंगे। क्लोज नंबर 145 है कंटेंट्स, सामग्री। Anything may be sent in a parcel excepting articles the transmission of which is prohibited. पार्सल में आप कुछ भी भेज सकते हैं। एनीथिंग में बी सेंट इन पार्सल, पार्सल में कुछ भी भेजा जा सकता है सिवाय उन वस्तुओं के जिनका प्रसारण डाक के माध्यम से निषिद्ध है। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स के बारे में हम करेंगे, आगे आएगा। प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को छोड़कर बाकी कोई भी वस्तु आप पार्सल के माध्यम से भेज सकते हैं। अ पार्सल में कंटेन अ सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ अ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू द एड्रेसी ऑफ द पार्सल। उसके बाद पार्सल में कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए जिसकी प्रकृति पत्र की हो या जिसमें व्यक्तिगत संचार के कोई भी अक्षर हो। इस तरह का कोई भी रिटन कम्युनिकेशन पार्सल में नहीं भेजा जाएगा। लेकिन पार्सल में पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए एक सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी प्रकृति पत्र की हो या जिसमें व्यक्तिगत संचार के कोई भी करैक्टर हो या व्यक्तिगत संचार का कोई भी लिखित संचार हो। अब यहाँ पे इसको आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे ये नहीं बोला कि रिटन कम्युनिकेशन, यहाँ पे बोला है सिंगल होना चाहिए। रिटन कम्युनिकेशन तो हो सकता है लेकिन कैसा? सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी नेचर लेटर की हो या जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन जैसा कुछ हो और वो पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए संबोधित किया हुआ हो। सिंगल रिटन कम्युनिकेशन के अलावा कोई और रिटन कम्युनिकेशन आप पार्सल में नहीं भेजेंगे। तो पार्सल में निषिद्ध डाक वस्तुओं या प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स को छोड़कर कुछ भी आप भेज सकते हैं और इसमें पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए आप एक सिंगल रिटन कम्युनिकेशन भेज सकते हैं जिसकी नेचर लेटर की हो या जिसमें पर्सनल कम्युनिकेशन जैसा कुछ हो। Save as provided in sub clause 1, no written communication must be enclosed in a parcel। तो जैसे यहाँ पे बताया कि सिंगल रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, उसके अलावा पार्सल में कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी लिखित संचार भेजने की अनुमति नहीं होगी। कैसा रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है? सिंगल वाला। If a parcel is suspected to contain any written communication other than the permitted by sub clause 1, it will be forwarded to its destination marked for open delivery। यदि किसी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें रिटन कम्युनिकेशन है, लिखित संचार है, सब क्लोज 1 में जो बताया गया है सिंगल रिटन कम्युनिकेशन, उसको छोड़कर अगर किसी भी पार्सल के ऊपर आपको ऐसा संदेह है कि सिंगल रिटन कम्युनिकेशन के अलावा भी कोई रिटन कम्युनिकेशन किसी पार्सल में भेजा जा रहा है, तो ऐसे पार्सल को क्या किया जाएगा? इस तरह के पार्सल को उसके डेस्टिनेशन के लिए या उसके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। यानी कि जहां से उस पार्सल का वितरण होना है उस कार्यालय के लिए उस पार्सल को भेजा जाएगा। और उसके ऊपर क्या मार्क करके भेजा जाएगा? फॉर ओपन डिलीवरी, ये मार्क करके भेजा जाएगा। तो कोई भी पार्सल जिसके ऊपर ऐसा संदेह हो कि उसमें रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उसको उसके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा, उसके ऊपर फॉर ओपन डिलीवरी मार्क करके। If on being opened in the office of delivery in the presence of the addressee or his authorized agent, it is found to contain any written communication other than the one permitted by sub clause 1, each such written communication shall be charged on delivery with डबल दी लेटर पोस्टेज। अब क्या हुआ कि आपको एक पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें सिंगल रिटन कम्युनिकेशन के अलावा रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कि जिसको भेजने की अनुमति है वो सिंगल रिटन कम्युनिकेशन है, वो नहीं है, उसके अलावा आप रिटन कम्युनिकेशन किसी भी पार्सल में भेज रहे हैं, तो इस तरह के पार्सल को उसके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। और उसके ऊपर क्या मार्क करके भेजा जाएगा? फॉर ओपन डिलीवरी मार्क करके भेजा जाएगा। जब इस तरह का
पार्सल डेस्टिनेशन ऑफिस में या ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पहुंचेगा, वहां पर उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को बुलाया जाएगा। उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में आने के लिए कहा जाएगा। फिर उस प्राप्तकर्ता की या फिर उसके अधिकृत एजेंट की प्रेजेंस में, देख रेख में उस पार्सल को खोला जाएगा। अगर उसमें से कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन निकलता है सिंगल रिटर्न कम्युनिकेशन के अलावा, तो इस तरह के प्रत्येक कम्युनिकेशन के ऊपर क्या किया जाएगा, शैल बी चार्ज्ड ऑन डिलीवरी विद डबल द लेटर पोस्टेज। पत्र डाक दर के अनुसार दोगुने शुल्क लगाए जाएंगे हर एक रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर जो उस पार्सल में से निकलेंगे। तो अगर किसी भी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि उसमें कोई रिटर्न कम्युनिकेशन हो सकता है जिसकी अनुमति आपको इस पार्सल में भेजने की नहीं है, तो उस तरह के पार्सल के ऊपर फॉर ओपन डिलीवरी मार्क करके उसको उसके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जब वो डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी में पहुंच जाएगा, उस पार्सल के प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाएगा और उसकी प्रेजेंस में उस पार्सल को खोला जाएगा। तो अगर उस पार्सल में से कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन निकलता है तो प्रत्येक रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर लेटर पोस्टेज से दोगुने चार्जेस वसूल किए जाएंगे। Any postage paid on the parcel shall not be taken into account in assessing this charge। और इस शुल्क का निर्धारण करने में पार्सल पर भुगतान किए गए किसी भी डाक शुल्क को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। अब मान लीजिए पार्सल को पोस्ट करने के लिए आपने दिए थे 50 रुपये। अब ऐसा उस पर संदेह हुआ कि उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन है जिसको भेजने की अनुमति उस पार्सल में नहीं है, तो क्या हुआ, जब एड्रेसी की या प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में ऑफिस ऑफ डिलीवरी में उसको खोला गया तो उसमें से 2 रिटर्न कम्युनिकेशन निकलते हैं। प्रत्येक रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर क्या किया जाएगा, लेटर पोस्टेज से डबल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। अब 2 रिटर्न कम्युनिकेशन निकले, यानी कि उन दोनों को क्या माना जाएगा, लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो 1 लेटर और 2 लेटर, तो उसमें कितने लेटर हो जाएंगे, 2। फिर दोनों के ऊपर लेटर पोस्टेज के अनुसार दोगुने शुल्क लिए जाएंगे, यानी कि अगर इसके ऊपर 5 रुपये बने और दूसरे के ऊपर भी 5 बने तो इन दोनों का दोगुना लिया जाएगा, गुना 2, यानी कि इसके ऊपर 10 रुपये प्लस 10 रुपये 20 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो आपने इस पार्सल को पोस्ट करने के लिए शुरुआत में जो 50 रुपये दिए थे उन चार्जेस को इस तरह के चार्जेस वसूल करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यहाँ पे ये जो चार्जेस होंगे वो कभी भी लेस नहीं होंगे। इफ द एड्रेसी फेल्स टू अटेंड एज रिक्वायर्ड, आवश्यकता के अनुसार प्राप्तकर्ता पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है और रिफ्यूजेस टू पे द चार्ज इन फुल, या फिर उस पार्सल के ऊपर जो भी चार्जेस बने हैं उन चार्जेस का भुगतान करने से वो मना कर देता है, द पार्सल शैल बी रिटर्न टू सेंडर फ्रॉम हुम द चार्जेस विल नॉट बी रिकवर्ड। तो पार्सल जो है वो प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और प्रेषक से कोई भी चार्जेस रिकवर नहीं किए जाएंगे, सिर्फ चार्जेस लिए जाएंगे। तो प्राप्तकर्ता से सेंडर से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो जैसे कि ओपन डिलीवरी वाला कोई भी पार्सल आता है तो प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में बुलाया जाता है और बुलाए जाने पर अगर प्राप्तकर्ता पोस्ट ऑफिस में नहीं आता है या फिर उसके ऊपर बनने वाले चार्जेस को देने से वो मना कर देता है, पार्सल प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा और प्रेषक से कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। क्लोज नंबर 146 है वेट एंड साइज। किसी भी पार्सल का अधिकतम वजन बहुत इंपॉर्टेंट और उसका आकार कितना हो सकता है। The weight of an unregistered parcel should not exceed 4 kilograms या 4000 ग्राम्स। कई एग्जाम में इस तरह से ऑप्शंस दी होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 4 किलोग्राम 4000 ग्राम सेम चीज़ है। किसी भी अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन 4 किलोग्राम हो सकता है। The weight of a registered parcel should not exceed 10 kilograms if posted at or addressed to a branch post office। अगर कोई भी पार्सल शाखा डाक घर के लिए या शाखा डाक घर के द्वारा भेजा जाता है तो उसके लिए मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी, 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम्स इन अदर केसेस। और बाकी मामलों में ये जो वेट लिमिट है वो कितनी है, 20 किलोग्राम। अब जब भी आप कोई पार्सल भेजेंगे, अगर आप उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल की तरह भेजना चाहते हैं
मैक्सिमम 4 किलोग्राम तक भेज सकते हैं। ये नहीं कि 4 किलोग्राम तक का अगर पार्सल है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, आप करवा सकते हैं, लेकिन अगर उसको आप अपंजीकृत पार्सल के रूप में भेजना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेट उसका 4 किलोग्राम हो सकता है। 4 किलोग्राम तक अगर वजन है तो आप उसकी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। अगर कोई भी पार्सल 4 किलोग्राम से अधिक होगा तो उसकी रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, कंपलसरी हो जाएगी, फिर आप उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल की तरह नहीं भेज सकते। फिर अगर हम बात करें कि रजिस्टर्ड पार्सल या पंजीकृत पार्सल के लिए, पंजीकृत पार्सल के लिए जो वेट लिमिट रहती है, अगर कोई भी पंजीकृत पार्सल किसी शाखा डाकघर से जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी पार्सल किसी भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर कोई पार्सल आपने ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेजा है या फिर आपने कोई पार्सल ब्रांच पोस्ट ऑफिस से भेजा है, तो उसके लिए मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम। तो कोई भी शाखा डाकघर मैक्सिमम 10 किलोग्राम तक का पंजीकृत पार्सल बुक कर सकता है। अगर आपने किसी सब ऑफिस या हेड ऑफिस से कोई पार्सल किसी शाखा कार्यालय के लिए भेजा है तो भी आप मैक्सिमम 10 किलोग्राम तक का पार्सल भेज सकते हैं, और बाकी मामलों में मैक्सिमम आप 20 किलोग्राम तक के पार्सल को भेज सकते हैं। यानी कि सब ऑफिस से सब ऑफिस भेजना है, हेड ऑफिस से हेड ऑफिस भेजना है, हेड ऑफिस टू सब ऑफिस या सब ऑफिस टू हेड ऑफिस भेजना है, उन स्थितियों में पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो जाएगी, 20 किलोग्राम हो जाएगी। Length of a parcel should not exceed 1 meter and length and girth combined should not exceed 1.80 मीटर। किसी भी पार्सल की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई और परिधि का योग 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 147, पैकिंग के बारे में। किस तरह से आपने किसी भी पार्सल की पैकिंग करनी है। A parcel be packed and enclosed in a reasonably strong case wrapper or cover fastened in a manner calculated to preserve the contents from loss or damage in the post, to prevent any tampering therewith, and to protect other postal articles from being damaged in any way thereby। जब भी आपने किसी भी पार्सल को पैक करना है या किसी भी पार्सल की सामग्री को संलग्न करना है, स्ट्रॉन्ग केस रैपर का आप यूज़ करेंगे या फिर ऐसे कवर का यूज़ करेंगे, इस तरह से उस कवर को बांधेंगे कि उस पार्सल में जो भी आप सामग्री भेज रहे हैं उस सामग्री को नुकसान या क्षति से वो बचा सके। तो पार्सल को आपने हमेशा मजबूत रैपर में संलग्न करना है या ऐसे कवर के साथ उसको बांधना है कि वो सामग्री की जो भी है, आप उस पार्सल के अंदर जो सामग्री भेज रहे हैं वो कवर उस सामग्री को नुकसान से या क्षति से डाक के माध्यम से जब भेजा जाएगा उस समय बचा सके। टू प्रिवेंट एनी टेम्परिंग देयरविद, और इस पार्सल के साथ कोई भी छेड़छाड़ ना हो, इस तरह का आपने रैपर या फिर जो भी आप कवर यूज़ करेंगे वो करना है ताकि उस पार्सल को वो छेड़छाड़ से बचा सके और दूसरे किसी भी पोस्टल आर्टिकल की वजह से या दूसरे किसी पोस्टल आर्टिकल को उस पार्सल की वजह से कोई भी नुकसान ना हो। तो जब भी किसी पार्सल को पैक किया जाएगा या संलग्न किया जाएगा, हमेशा उसको स्ट्रॉन्ग रैपर में डालना है या फिर इस तरह के कवर के साथ उसको बांधना है कि वो पार्सल की सामग्री को नुकसान या क्षति से बचा सके या फिर उसके साथ छेड़छाड़ होने से बचा सके, या फिर क्या होना चाहिए, पार्सल जो है पोस्टल आर्टिकल्स जो दूसरे होंगे उनको कोई नुकसान ना होने दे। इस तरह के कवर का आपने यूज़ करना है। इफ़ अ पार्सल कंटेन्स क्लोथ और वुलन मटेरियल, अगर किसी भी पार्सल में आप कपड़े या ऊनी सामग्री भेजते हैं, कोई भी वुलन मटेरियल है या कोई भी कपड़े भेजते हैं, इट मस्ट बी पैक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग रैपर विद एन आउटर कवरिंग ऑफ स्टड कार्डबोर्ड और क्लोथ। तो आपने क्या करना है, जब भी ऐसा पार्सल भेजेंगे जिसमें आप कोई कपड़े भेज रहे हैं या जिसमें आप कोई ऊनी सामग्री भेज रहे हैं, उसको आपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रैपर में पैक करना है। स्ट्रॉन्ग रैपर में पैक करने के बाद आप उसको एक मोटे गत्ते या मोटे कपड़े के
अंदर रखेंगे। ठीक है, उसको क्या करेंगे आप स्टड कार्डबोर्ड मोटे गत्ते या कपड़े की आउटर कवरिंग के अंदर डालेंगे। तो पहला आपने रैपर यूज किया स्ट्रॉन्ग रैपर, उसके बाद आउटर कवरिंग जो होगी वो स्टड कार्डबोर्ड या क्लॉथ की होगी, यानी कि उसको आपने डबल पैक करना है, दो पैक करनी है, एक रैपर, दूसरे आपके मोटा कार्डबोर्ड या फिर मोटे कपड़े से उसको आप पैक करेंगे। Parcels containing articles of great value like gold, bullion, jewelry and the like must be packed in a metal container or a wooden or stud cardboard a case according to the nature of the article। जब भी आप पार्सल में कोई भी कीमती सामान भेजेंगे, जैसे अगर आप किसी पार्सल में सोना भेजते हैं, बुलियन भेजते हैं, ज्वेलरी या फिर इसी तरह का कोई और सामान भेजते हैं, तो इसको हमेशा आपने क्या करना है, मेटल कंटेनर में या लकड़ी के बॉक्स में या मोटे गत्ते के बॉक्स में, ठीक है, जो भी आप आर्टिकल भेज रहे हैं उसकी प्रकृति के अनुसार आप उसको मेटल के कंटेनर में, लकड़ी के कंटेनर में या फिर मोटे गत्ते के कंटेनर में डालकर भेजेंगे। Liquids and substances which easily liquefy must be dispatched in a double receptacle। जब भी आप कोई लिक्विड भेजेंगे या ऐसा कोई सब्सटेंस भेजेंगे जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो उसको आपने हमेशा डबल रिसेप्टेकल दोहरे पात्र में डालकर भेजना है। जब भी आप कोई लिक्विड या फिर ऐसा सब्सटेंस भेजेंगे जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो आप उसको दो बक्सों में, आप कह सकते हैं रिसेप्टेकल क्या होता है, पात्र, दो पात्रों में डाल के भेजेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट रिसेप्टेकल या पहला पात्र हो सकता है वो क्या हो सकता है, आप बोतल का यूज़ कर सकते हैं, फ्लास्क का यूज़ कर सकते हैं या बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और जो सेकंड रिसेप्टेकल होगा विच मस्ट बी अ बॉक्स ऑफ मेटल और स्ट्रॉन्ग वुड, तो जो सेकंड रिसेप्टेकल या दूसरा पात्र होगा वो क्या हो सकता है, मेटल का या लकड़ी का, मजबूत लकड़ी का एक बॉक्स हो सकता है। तो कैसे आप कोई भी लिक्विड को भेजेंगे, ऐसे सब्सटेंस को भेजेंगे जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, आप इसको दोहरे पात्र में डाल के भेजेंगे। पहला जो रिसेप्टेकल यूज करेंगे वो बोतल, फ्लास्क हो सकती है या बॉक्स हो सकता है। सेकंड रिसेप्टेकल बॉक्स होगा जो कि मेटल या स्ट्रॉन्ग वुड का होना चाहिए। सम स्पेस मस्ट बी लेफ्ट टू बी फिल्ड विद sawdust, bran or some other absorbing material in sufficient quantity to absorb all the liquid's contents in the event of breakage। अब दूसरी बात आपने क्या किया, यहाँ पे बना लेते हैं कि कोई लिक्विड भेजते हैं, आप उसको पहले एक बोतल में डालते हैं, ठीक है, इस तरह की आपने उसको एक बोतल में डाला, फिर बोतल में डालने के बाद आप उसको एक सेकंड कंटेनर में डालेंगे जो कि मेटल का बॉक्स हो सकता है या स्ट्रॉन्ग लकड़ी का बॉक्स हो सकता है। तो इस तरह से आप उसको मेटल या लकड़ी के बॉक्स में डालेंगे। फिर उसके बाद बोला है कि इनके बीच में कुछ खाली जगह होनी चाहिए, यानी कि ये जो खाली जगह है ये बचनी चाहिए। क्यों बचनी चाहिए, ताकि इसमें आप sawdust डाल सकें, आप इसमें क्या डाल सकें, रेत डाल सकें या ब्रांड डाल सकें या अगर कोई भी अब्जॉर्बिंग मटेरियल डाल सकें, अवशोषित करने वाली सामग्री डाल सकें। तो इस तरह से आपने बॉक्स के अंदर क्या डाल देनी है, अब्जॉर्बिंग कोई भी सामग्री डाल देनी है। क्यों डाल देनी है, ताकि आपके जिस भी बोतल के अंदर, किसी भी फ्लास्क या बॉक्स के अंदर जो लिक्विड डाला है, अगर प्रसारण के दौरान वो बोतल किसी वजह से टूट जाती है, लिक्विड बाहर आता है, तो कंटेनर में आपने जो भी अब्जॉर्बिंग मटेरियल डाला होगा वो उस लिक्विड को अपने आप में अवशोषित कर लेगा। तो इस तरह से आपने कोई भी लिक्विड या ऐसा सब्सटेंस भेजना है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, डबल कंटेनर में डाल के भेजेंगे। बाहरी जो कंटेनर रहेगा मजबूत लकड़ी का रहेगा या मेटल का रहेगा, अंदर जिस बोतल जिसमें आपने लिक्विड डालना है वो बोतल हो सकती है, फ्लास्क हो सकती है या कोई बॉक्स हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कोई भी एब्जॉर्बेंट मटेरियल आप डालेंगे। Live bees must be enclosed in suitable cases and so packed as to prevent all risks of injury to other postal articles in course of transmission by post or to officers of the post office। जब भी आप जीवित मधुमक्खियाँ किसी भी पार्सल में भेजेंगे तो इनको उचित रूप से बनाए गए किसी बक्से में डाल के भेजेंगे और इस तरह से आप उसको पैक करेंगे कि वो बाकी डाक वस्तुओं को कोई प्रसारण के दौरान नुकसान ना पहुँचाए, ना ही डाक घर के अधिकारियों को कोई नुकसान पहुंचे। क्लोज नंबर 148 है ह्यूमन एंड अदर विसेरा, मानव या अन्य अंग।
अब आप सोच सकते हैं पार्सल में क्या क्या भेजा जा सकता है। पार्सल में किसी इंसान को भी भेजा जा सकता है, लेकिन वो जीवित नहीं होना चाहिए। अगर आप जीवित भेजेंगे तो रास्ते में वो खुद ही मर जाएगा। या फिर उसमें कोई भी अंग भेजे जा सकते हैं, क्या मानव जो अंग होते हैं उनको भी पार्सल में भेजा जा सकता है। तो ध्यान से किसी भी पार्सल को पकड़ना है। हो सकता है आप किसी आदमी का दिमाग लेके चले हों, उसके गुर्दे लेके चले हों, तो पार्सल में ऐसी चीज़ें भी भेजी जाती हैं। ह्यूमन एंड अदर विसेरा में बी ट्रांसमिटेड बाई द इनलैंड पोस्ट। ह्यूमन यानी कि आदमी या उसके अन्य अंगों को भी अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। किसको भेजा जा सकता है? टू केमिकल एग्जामिनर्स फॉर एनालिसिस, विश्लेषण करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए किसी केमिकल एग्जामिनर को ह्यूमन या अदर विसेरा भेजा जा सकता है। ब्रेन्स ऑफ रैबिड एनिमल्स, पागल जानवरों के दिमाग और ब्रेन को भी डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। किसके लिए भेजे जाएंगे? ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज व्हेन सेंट बाय पर्सन होल्डिंग वेटनरी और मेडिकल क्वालिफिकेशन। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास वेटनरी या कोई मेडिकल क्वालिफिकेशन होगी, उस व्यक्ति के द्वारा रैबिड एनिमल्स या पागल जानवरों के दिमाग ऐसी किसी लेबोरेटरी को भेजे जा सकते हैं जिसको इस तरह की चीज़ें प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया हुआ हो। तो इसको भेजने की क्या कंडीशंस रहती हैं? आदमी या उसके अन्य अंग या फिर पागल जानवरों के दिमाग अगर डाक के माध्यम से भेजे जाएंगे तो उनको भेजने की क्या कंडीशंस रहेंगी? The suspected viscous or other material to be sent for examination must be enclosed in a glass bottle or jar fitted with a stopper or sound cork। क्या इस तरह का जब भी आप कोई मटेरियल डाक के माध्यम से भेजेंगे एग्जामिनेशन के लिए या जांच के लिए, उसको आपने शीशे की बोतल या ग्लास जार में डाल के भेजना है। और उसके ऊपर आपने क्या लगा देना है? ढक्कन लगाना है या साउंड कोर्क लगाना है, ताकि वो बोतल या वो फ्लास्क जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जार यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। तो जब भी इस तरह का मटेरियल डाक के माध्यम से परीक्षण उद्देश्य के लिए भेजा जाएगा, उसको आप ग्लास बोतल या ग्लास जार के अंदर डाल के भेजेंगे, जिसके ऊपर स्टॉपर या साउंड कोर्क लगाया जाएगा। Great care must be taken that the stopper or cork of the bottle fits tightly। अब आपने इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि ग्लास बोतल या जार के ऊपर आप जो भी स्टॉपर या साउंड कोर्क लगाएंगे वो बोतल के ऊपर अच्छी तरह से टाइटली फिट हो जाना चाहिए। दिस प्रिकॉशन इज स्पेशली नेसेसरी व्हेन अल्कोहल इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। और ये जो प्रिकॉशन है या ये जो सावधानी है कि जो भी बोतल के ऊपर आपने स्टॉपर या साउंड कोर्क लगाया है वो बोतल के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए। ये प्रिकॉशन उन मामलों में और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है जहाँ पे आप अल्कोहल को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं। इन सच केसेस अ रिंग ऑफ बीज वैक्स और कैंडल वैक्स मस्ट बी प्लेस्ड अराउंड द लिप ऑफ द बोतल सो एज टू कवर द शोल्डर ऑफ द स्टॉपर। तो अब यहाँ पे फिर से बना लेते हैं डायग्राम। इतनी अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का कोई भी मटेरियल भेज रहे हैं। आप क्या भेज रहे हैं? ह्यूमन विसेरा या अदर कोई भी अंग भेज रहे हैं। तो कैसे भेजेंगे? तो इस तरह का जो भी आप मटेरियल भेजेंगे उसको आपने ग्लास बोतल या जार के अंदर बंद करना है। तो ये मान लीजिए आपके पास क्या आ जाएगी? ग्लास की एक बोतल आ जाएगी, इसमें डाल के आप उसको भेजेंगे। अब दूसरी बात क्या रहेगी? जब इसमें डाल के आप भेजेंगे तो इसके ऊपर आप ढक्कन लगाएंगे या साउंड कोर्क लगाएंगे। ठीक है, इस तरह का वो ढक्कन रहेगा। ठीक है, इस तरह का वो ढक्कन रहेगा, अच्छे से उसको बंद करेंगे। अब आपने ये ध्यान रखना है कि वो ग्लास बोतल और जार के ऊपर अच्छी तरह से फिट हो जाना चाहिए, टाइटली फिट हो जाना चाहिए। और जब आप अल्कोहल को प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करेंगे तो आपने और चीज़ क्या ध्यान से रखनी है, इसके साइड में ये जो आप इसके ऊपर साउंड कोर्क या स्टॉपर लगाएंगे, यानी कि उस बोतल का जो भी आप ढक्कन लगाएंगे उस ढक्कन के साइड में आपने मधुमक्खियों का जो मोम होता है, मधुमक्खियों के छत्ते का जो मोम होता है वो इसके चारों तरफ अच्छे से आपने लगा देना है। या फिर कैंडल वैक्स, मोमबत्ती का मोम, इसके चारों तरफ अच्छे से लगा देना है, ताकि जो आपने प्रिजर्वेटिव के रूप में अल्कोहल को यूज़ किया है वो बाहर ना आए और जो भी आपकी बोतल या साउंड कोर्क या स्टॉपर का जो पूरा है वो कवर हो जाए उस मोम से, उस वैक्स से। The glass bottle or jar must then be placed in a strong wooden or
टिन बॉक्स। इस तरह से आपने वो जार को बंद कर दिया या जो भी बोतल आपने यूज़ की उसको बंद कर दिया। उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, एक और बॉक्स के अंदर रखेंगे। बॉक्स जो है वो लकड़ी का बना होना चाहिए या टिन का बना होना चाहिए। विच मस्ट बी लार्ज एनफ टू एलो ऑफ अ लेयर ऑफ रॉ कॉटन एट लीस्ट 18 मिलीमीटर थिक बीइंग प्लेस्ड बिटवीन द बोतल और जार एंड दी बॉक्स। फिर आप यहाँ पे बताया गया है कि जो भी, ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, बोतल अच्छे से पैक कर दी, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, बोतल आ गई। अब इसके ऊपर आपने अच्छी तरह से साउंड कोर का स्टॉपर लगा दिया, उसके ऊपर आपने इस तरह से क्या किया, वैक्स लगा दी, जो मोम होती है वो लगा दी ताकि कोई भी मटेरियल बाहर ना आए। फिर उसको क्या करना है, इस बोतल को आपने एक बॉक्स के अंदर रखना है। बॉक्स जो वो लकड़ी का बना हो सकता है या टिन का बना हो सकता है। अब आपने इस तरह से इसको रखना है, इतने बड़े बॉक्स में रखना है कि इन दोनों के बीच में, इस बोतल के बीच में और इस बॉक्स के बीच में कम से कम 18 मिलीमीटर की मोटाई की, 18 मिलीमीटर थिक रॉ कॉटन, कच्चे कॉटन की एक लेयर रखी जा सके, ठीक है। इसके बीच में 18 मिलीमीटर की एक रॉ कॉटन लेयर रखी जा सके, क्योंकि आप इस तरह का अगर सामान भेज रहे हैं उसमें अल्कोहल भी प्रिजर्वेटिव के रूप में है या फिर कोई भी मानव अंग या आंत भेज रहे हैं, तो उसको अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट वो जो आपने रॉ कॉटन की लेयर रखी है उसी तक वो सीमित रहे, उससे बाहर ना जाए। तो इसलिए आपने इसके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए बॉक्स और बोतल के बीच में कि 18 मिलीमीटर मोटाई की रॉ कॉटन लेयर उसके बीच में रखी जा सके। द बॉक्स इटसेल्फ मस्ट बी एनकेस्ड इन क्लॉथ। फिर वो बॉक्स आपने क्या करना है, कपड़े के अंदर आपने डाल देना है, उसको एक कपड़े के रैपर के अंदर आपने डालना है। विच मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड एंड सील्ड, और उस कपड़े को आपने सुरक्षित रूप से बंद करना है और उसको सील भी करना है। अब जो सील आप लगाएंगे, मस्ट बी एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 3 इंचेस अलोंग ईच सीम, तो जो भी उसके ऊपर आप सील लगाएंगे उस कपड़े के ऊपर, वो अधिकतम 3 इंच के अंतराल पर होनी चाहिए। एंड ऑल सील्स मस्ट बी ऑफ सेम काइंड ऑफ वैक्स, और जितनी भी आप सील उसके ऊपर लगाएंगे वो एक ही तरह की वैक्स की होनी चाहिए और उसके ऊपर एक ही डिवाइस की अलग अलग इंप्रेशंस होनी चाहिए। इंप्रेशन लगाने के लिए आप करंट कॉइन यानी कि वर्तमान में जो सिक्के उपयोग में हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे, ना आप स्ट्रेट लाइंस या कर्व्ड लाइन को लगाएंगे जो आसानी से दोबारा बनाई जा सकती हों। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 149, प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स विजाणु वैक्सीन को भी डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। Cultures of articles known or believed to contain living germs of plague may be transmitted by inland post with conditions। प्लेग के जीवित कीटाणुओं से युक्त कल्चर या अन्य वस्तुएं अंतर्देशीय डाक द्वारा भेजी जा सकती हैं। कौन इनको भेज सकता है? प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन किसके द्वारा भेजे जा सकते हैं? इनको भेजने वाला कोई कमीशन मेडिकल ऑफिसर हो सकता है, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन हो सकता है, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो सकता है, पर्सन परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति प्राप्त कोई व्यक्ति हो सकता है। और इस तरह की चीज़ें भेजी तो इनके द्वारा जाएंगी, लेकिन किसको वो भेज सकते हैं? गवर्नमेंट लेबोरेटरी को भेज सकते हैं या फिर पर्सन परमिटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू रिसीव सच कल्चर, या इस तरह के कल्चर को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अगर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करती है तो उस व्यक्ति को भी ये चीज़ें भेजी जा सकती हैं। अब इसको भेजेंगे कैसे? सच कल्चर शुड बी सिक्योरली पैक्ड इन hermetically closed tin which is placed in a strong box of wood and at least 18 मिलीमीटर thick layer between inner and outer case लेयर होगी रॉ कॉटन या वूल की। तो इस तरह का जब भी आप कल्चर या इस तरह की जब भी कोई वस्तु भेजेंगे उसको आपने भली भांति बंद टिन के बॉक्स के अंदर डाल के भेजना है। उसको टिन के बॉक्स को आपने एक और बॉक्स के अंदर रखना है जो लकड़ी का बना होना चाहिए और दोनों बॉक्सेस के बीच में कम से कम 18 मिलीमीटर थिक लेयर होनी चाहिए रॉ कॉटन या वूल की। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को भेजने के लिए दो बॉक्सेस का आप यूज़ करेंगे। पहला बॉक्स भली भांति बंद टिन का होना चाहिए, दूसरा बॉक्स जो है वो लकड़ी का होना चाहिए और दोनों बॉक्सेस के बीच में 18 मिलीमीटर मोटाई की लेयर होनी चाहिए रॉ कॉटन या वूल की।
द आउटर केस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन स्ट्रिट क्लोथ। अब जो भी आउटर बॉक्स होगा, यानी कि जो लकड़ी का बाहरी बॉक्स होगा, उसको आप मोटे कपड़े के अंदर संलग्न करेंगे। विच मस्ट बी सिक्योरली फास्टेंड एंड सील, जिसको सुरक्षित रूप से बांधा जाएगा, सील किया जाएगा, और उसके ऊपर एक लेबल भी लगाया जाएगा। और लेबल क्या दर्शाने के लिए लगाएगा? इंस्क्रिप्शन एज विल सफिश टू मेक इमीडिएटली मैनिफेस्ट ऑफ द नेचर ऑफ द कंटेंट। तो उसके ऊपर जो लेबल लगाया जाएगा, वो लेबल इस तरह से बताने के लिए सक्षम होना चाहिए कि इसमें क्या सामग्री भेजी जा रही है। ठीक है, अगर कोई भी उस पार्सल को देखे, उसके ऊपर लगे हुए लेबल को व्यक्ति तुरंत समझ सके कि इसमें किस तरह का या क्या सामान भेजा जा रहा है। The sender must present the parcel at the post office। अब इस तरह के पार्सल को, जिसमें क्या है, जिसमें आपके पास एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन या प्लेग कल्चर है, इस तरह के पार्सल को प्रेषक के द्वारा पोस्ट ऑफिस में भेजने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। पार्सल के साथ क्या होना चाहिए? अकम्पनेड बाय अ डिक्लेरेशन एज टू द नेचर ऑफ इट्स कंटेंट्स, कि पार्सल के अंदर आप क्या सामग्री भेज रहे हैं उसको दर्शाने के लिए घोषणा होनी चाहिए, डिक्लेरेशन होनी चाहिए। एंड अ सर्टिफिकेट असाइंड बाय हिमसेल्फ, उसके बाद एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो प्रेषक के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। क्या साइन सर्टिफिकेट होगा? टू द इफेक्ट दैट ही हैज़ एडवाइज्ड द एड्रेसी ऑफ इट्स डिस्पैच, कि उसने इस पार्सल के प्रेषण के बारे में प्राप्तकर्ता को सूचित कर दिया है। एंड दैट सच एड्रेसी इफ द पार्सल शुड नॉट बी एड्रेस्ड टू अ गवर्नमेंट लेबोरेटरी हैज़ बीन स्पेशली परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिसीव सच कल्चर्स और अदर आर्टिकल। तो अगर फिर यहाँ पे बोला है कि अगर उस सर्टिफिकेट में ये भी बताया होगा कि अगर इस पार्सल को पाने वाली कोई भी गवर्नमेंट लेबोरेटरी नहीं है, तो जो पार्सल ऐसे व्यक्ति के लिए भेजा जा रहा है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशली विशेष रूप से अधिकृत किया हुआ है इस तरह के कल्चर को या इस तरह की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए। तो जब भी क्या होगा, एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन वाला कोई भी पार्सल भेजा जाएगा या प्लेग कल्चर वाला कोई भी पार्सल भेजा जाएगा, उस पार्सल का प्रेषक उस पार्सल को पोस्ट ऑफिस में प्रस्तुत करेगा। उसके साथ एक घोषणा होगी जिसमें इस पार्सल की सामग्री की प्रकृति के बारे में बताया गया होगा, और एक सर्टिफिकेट होगा जो कि प्रेषक के द्वारा साइन किया हुआ होगा, जिसमें ये बताया होगा कि उसने इस पार्सल के प्रेषण के बारे में प्राप्तकर्ता को सूचित कर दिया है। और अगर इस पार्सल का प्राप्तकर्ता गवर्नमेंट लेबोरेटरी नहीं है, तो जिस व्यक्ति को यह पार्सल भेजा जा रहा है वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा विशेष रूप से अधिकृत किया हुआ व्यक्ति है, जो इस तरह के वस्तुओं वाले पार्सल को स्वीकार कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। Bottles of anthrax spore vaccine may also be transmitted by post by laboratories permitted by central or state government to dispatch or receive such articles and कंडीशंस प्रेस्क्राइब्ड इन BCD। तो इसी तरह से एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन वाले पार्सल भी भेजे जा सकते हैं उन लेबोरेटरीज़ के द्वारा या उन लेबोरेटरीज़ को जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह के एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन वाले पार्सल को प्रेषित करने या प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 150 ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम, तपेदिक थूक। Infectious tuberculosis sputum may be transmitted by post subject to the following conditions। Infectious tuberculosis sputum संक्रामक तपेदिक थूक को भी डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। भेजने के लिए क्या क्या कंडीशंस रहेंगी? स्पूटा सैंपल्स और ट्यूबरक्लोसिस मटेरियल कंसाइंड टू लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट परमिटेड बाय गवर्नमेंट टू रिसीव सच मटेरियल। थूक के नमूने या अन्य तपेदिक सामग्री सरकार द्वारा ऐसी सामग्री को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से अनुमति प्राप्त एक प्रयोगशाला या संस्था या व्यक्ति को भेजे जा सकते हैं। तो स्पूटा सैंपल्स या ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम किसको भेजे जा सकते हैं? कोई ऐसी लेबोरेटरी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट के द्वारा इस तरह का मटेरियल प्राप्त करने के लिए परमिशन दी हुई हो। दैट द मटेरियल इज कंटेन्ड इन अ स्पिल प्रूफ ग्लास, मेटल और वैक्स पेपर कंटेनर्स। तो इस तरह का जब भी आप मटेरियल या सामग्री भेजेंगे उसको या तो स्पिल प्रूफ ग्लास में भेजेंगे या मेटल या वैक्स पेपर के कंटेनर में भेजेंगे। और इस तरह का जो भी कंटेनर आप यूज़ करेंगे उसको आपने टिन या
वुडन बॉक्स के अंदर रखना है। उस वुडन बॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, वो अच्छी मजबूती का होना चाहिए। और उन दोनों बॉक्सेस के बीच में, ठीक है, जो आपने स्पिल प्रूफ ग्लास का यूज़ किया है, मेटल या वैक्स पेपर कंटेनर का यूज़ किया है, उसके और टिन और वुडन बॉक्स के बीच में कम से कम 3/4 टू एन इंच थिकनेस मोटाई की क्या होनी चाहिए, कॉटन वुड की, रो कॉटन वुड की एक लेयर होनी चाहिए। और बॉक्स को अच्छी तरह से आपने सील भी करना है। फिर इस बॉक्स को दी बॉक्स मस्ट बी एनक्लोज इन अ स्टड क्लॉथ बैग विच शुड बी प्रॉपरली फास्टेंड, सील्ड एंड लेबल्ड विच with such distinguishing inscription as to make the nature of the contents manifest। उस बॉक्स को आपने फिर एक मोटे कपड़े के थैले के अंदर रखना है, जिसको प्रॉपरली आपने बांधना है, सील करना है और लेबल करना है। उसके ऊपर एक लेबल लगाना है जो इस चीज़ को दर्शाएगा कि इस बैग के अंदर आप किस तरह की सामग्री को भेज रहे हैं। वो लेबल जो उसके ऊपर लगाया है उस बैग की सामग्री को दर्शाने के लिए या प्रकट करने के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 151 है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स, तेज महक वाले लेख। ऐसे लेख या ऐसे आर्टिकल जिनमें से तेज महक आती है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स लाइक एसाफिटिडा मस्ट बी एनक्लोज इन हर्मेटिकली सील्ड केस ऑफ टिन और अदर मेटल। तो इस तरह के तेज महक वाले, जैसे कि आप हींग अगर डाक के माध्यम से भेजते हैं, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने उसको भली भांति बंद टिन या अदर मेटल के बॉक्स में डाल के भेजना है। नेक्स्ट आते हैं क्लोज नंबर 152 सेलुलॉइड इनफ्लेमेबल फिल्म्स, रो और मैन्युफैक्चर्ड सेलुलॉइड, कच्ची या विनिर्मित सेलुलॉइड ज्वलनशील फिल्में। सेलुलॉइड इनफ्लेमेबल फिल्म्स, रो और मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है, चाहे कच्ची भेज रहे हैं चाहे निर्मित भेज रहे हैं, इस तरह की जो भी आप चीज़ें भेजेंगे, शैल बी पैक्ड इन अ डबल रिसेप्टेकल, तो इनको भी आपने दोहरे पात्र में पैक करके भेजना होता है। Such articles shall first be closed in a case of film, ठीक है। तो इस तरह के जब भी आप आर्टिकल या लेख भेजेंगे, अगर आप क्या भेज रहे हैं, फिल्म भेज रहे हैं, तो इसमें जो पहला बॉक्स होगा इन अ हर्मेटिकली सील्ड बॉक्स ऑफ टिन, तो इसमें आप सिर्फ टिन के बॉक्स का यूज़ करेंगे जो भली भांति बंद होना चाहिए। तो जब भी आप क्या करेंगे, डाक के माध्यम से कोई भी फिल्म्स भेजेंगे, तो उसके लिए जो आप बॉक्स का यूज़ करेंगे वो भली भांति बंद सील किया हुआ टिन का बॉक्स होना चाहिए। अगर आप सेलुलॉइड भेज रहे हैं, सेलुलॉइड से बनी हुई कोई वस्तु भेज रहे हैं, तो आप टिन के बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं, आप गत्ते के बॉक्स का या लकड़ी के बॉक्स का यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन फिल्म्स के मामले में आपने सिर्फ भली भांति बंद किए हुए टिन के बॉक्स का यूज़ करना है। दी वेकेंट स्पेस, फिर उसके बाद इसको क्या करना है आपने, दी वेकेंट स्पेस विंग कंप्लीटली फिल्ड टू प्रिवेंट एनी मूवमेंट ऑफ द कंटेंट। आपने सामग्री डाली, सामग्री को एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स के अंदर आपने इस तरह से कोई मटेरियल भर देना है कि उस सामग्री की मूवमेंट को वो रोक सके। This box shall then be wrapped completely or around with padding material in sufficient quantity and placed inside a wooden box made of planks not less than 10 mm। फिर ये जो बॉक्स आप जिसके अंदर ये फिल्म्स डाल रहे हैं या फिर आप सेलुलॉइड डाल रहे हैं, इसको आपने अच्छी तरह से रैप करना है। रैप करने के बाद, ठीक है, पैडिंग मटेरियल से आपने इसको रैप किया, रैप करने के बाद फिर से आप इसको एक लकड़ी के बॉक्स में रखेंगे, और जो लकड़ी के प्लैंक्स होंगे, पट्टे होंगे, कम से कम उनकी मोटाई 10 मिलीमीटर की होनी चाहिए। तो इस तरह के आपने लकड़ी के बॉक्स में उसको रखना है। अ वाइट लेबल वेयरिंग इन हैवी ब्लैक कैरेक्टर्स इंडिकेशन सेलुलॉइड कीप अवे फ्रॉम फायर एंड लाइट शैल बी अफिक्स्ड टू द एड्रेस साइड ऑफ द पार्सल। और पार्सल के एड्रेस साइड के ऊपर एक वाइट लेबल होना चाहिए, वाइट यानी कि सफेद रंग का एक लेबल होना चाहिए, जिसके ऊपर भारी काले अक्षरों में क्या इंडिकेशन लिखी होनी चाहिए, सेलुलॉइड। इसमें सेलुलॉइड है, इसको रोशनी और आग से आपने दूर रखना है। इस तरह का एक वाइट कलर का लेबल जिसके ऊपर काले अक्षरों में ये निर्देश लिखा होगा, पार्सल के एड्रेस साइड के ऊपर आपने लगाना है। In case of non-inflammable or safety cinematograph films, a white label wearing the words safety films non-inflammable in plain black letters must be affixed on the outside of the each parcel।
फिर अब जब आप भी नॉन इन्फ्लेमेबल या सेफ्टी सिनेमाटोग्राफ्स फिल्म्स भेजेंगे तब भी पार्सल के बाहर वाली साइड आपने एक वाइट लेबल लगाना है जिसके ऊपर क्या वर्ड्स लिखे होने चाहिए, सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, इस तरह के अक्षर लिखे होने चाहिए प्लेन ब्लैक लेटर्स में, सादे काले अक्षरों में। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 153 ओस्मिक एसिड। ओस्मिक एसिड या फिर क्या हो जाएगा ओस्मियम टेट्रोक्साइड, इसको अगर आप पार्सल में भेजेंगे तो क्या कंडीशंस रहेंगी। The acid must be securely packed in a hermetically sealed stat glass capsule। तो जो भी आप एसिड इस तरह का भेजेंगे ओस्मिक एसिड, इसको आपने क्या करना है, पैक करना है भली भांति सील बंद मोटे ग्लास कैप्सूल में। इसके लिए क्या आप यूज़ करेंगे, भली भांति सील किया हुआ मोटा ग्लास कैप्सूल यूज़ करेंगे। विच शुड बी एम्बेडेड इन द सेंटर ऑफ अ टिन केस filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than 4.3 centimeter between any part of the glass capsule and the inside of the tin box। अब इसकी भी यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। इस तरह से एक आपने बॉक्स लिया, अब ये जो बॉक्स होगा वो किस चीज़ का बना होगा, टिन का बना होगा। टिन का आपने एक बॉक्स लेना है, उस बॉक्स के अंदर आपने एक कैप्सूल की तरह, ठीक है, इस तरह का एक आपने कैप्सूल रख देना है। इस कैप्सूल में क्या रहेगा, इसमें रहेगा ओस्मिक एसिड। फिर आपने इस कैप्सूल को इस टिन बॉक्स के अंदर इस तरह से रखना है कि इसमें और इसके बीच में, ठीक है, कैप्सूल की जो बाहरी लेयर है और बॉक्स की जो बाहरी लेयर है उसके बीच में कम से कम 4.3 सेंटीमीटर की जगह में क्या होना चाहिए, सैंड होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए उसमें, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है कि उसके बीच में रेत भरी होनी चाहिए। तो इसमें आपने क्या भर देनी है, रेत भर देनी है। और रेत आपने इतनी भरनी है कि कैप्सूल की लेयर और बॉक्स की लेयर के बीच में कम से कम 4.3 सेंटीमीटर की लेयर होनी चाहिए रेत की, चाहे वो किसी भी दिशा से, अगर ऊपर वाली साइड से नापें तब भी कम से कम 4.3 सेंटीमीटर की लेयर होनी चाहिए। तो जब भी आप एसिड को भेजेंगे, कौन सा एसिड, ओस्मिक एसिड डाक के माध्यम से भेजेंगे, भली भांति सील किए हुए मोटे ग्लास कैप्सूल में डालकर आप इसको भेजेंगे। फिर उसको एक टिन बॉक्स के सेंटर में, केंद्र में रखेंगे और वो टिन बॉक्स रेत से भरा होना चाहिए। और इस तरह से आप उसको रखेंगे कैप्सूल को कि टिन के बॉक्स और कैप्सूल की जो लेयर है उसके बीच में हर एक साइड अगर देखें कम से कम 4.3 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए, उसमें रेत भरी होनी चाहिए। The outside of the tin case be labeled in red letters 1/4 of an inch high osmic acid dangerous to handle। फिर उसे टिन बॉक्स के बाहर लेबल किया होना चाहिए, एक लेबल लगा होना चाहिए और लेबल जो है उसके ऊपर लाल अक्षरों से लिखा होना चाहिए कि इसमें ओस्मिक एसिड है, डेंजरस टू हैंडल। और ये जो आपके अक्षर लिखे होंगे 1 इंच के चौथाई हिस्से जितने होने चाहिए, यानी कि इतने बड़े अक्षरों में, लाल अक्षरों में लिखा होना चाहिए ओस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल। The tin case must be soldered down and placed in an outer box of wood of reasonable strength with a layer of at least 2.5 centimeter of raw cotton wool between the inner tin case and the outer wooden box। फिर उस टिन केस को, सबसे पहले क्या आ गया, कैप्सूल आ गया, उसके बाहर टिन बॉक्स आ गया, उस टिन बॉक्स को फिर से क्या किया जाएगा, उसको सोल्डर करना है। सोल्डर करने के बाद उसको एक बाहरी डिब्बे में रखना है और ये बाहरी डिब्बा लकड़ी का बना होना चाहिए जो काफ़ी मजबूत होना चाहिए। और दूसरी बात, इस टिन के बॉक्स में और वुडन के बॉक्स में कम से कम 2.5 सेंटीमीटर की एक लेयर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, रॉ कॉटन वूल की, कच्चे कॉटन या वूल की एक लेयर होनी चाहिए। द आउटसाइड ऑफ द वुडन बॉक्स शुड आल्सो बी लेबल्ड इन रेड लेटर्स। फिर उसके बाहर भी, कि आप जो लकड़ी का बॉक्स यूज़ करेंगे उसके बाहर भी लाल अक्षरों में ओस्मिक एसिड लिखा होना चाहिए। द क्वांटिटी ऑफ द एसिड एनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल मस्ट नॉट एक्सीड 2 grams एंड नॉट मोर देन 1 कैप्सूल शुड बी इंक्लूडेड इन अ पार्सल। तो ये जो कैप्सूल आप उस टिन बॉक्स में रखेंगे, केवल एक ही कैप्सूल एक बॉक्स के अंदर रखा जाएगा। और दूसरी बात, एक कैप्सूल में मैक्सिमम 2 ग्राम ओस्मिक एसिड आप डाल के भेज सकते हैं, इससे ज़्यादा ओस्मिक एसिड उसमें
नहीं डाला होना चाहिए। फिर आगे चलते हैं, परफ्यूम को भी अगर आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं, क्योंकि परफ्यूम है तो ये भी जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इसको भेजने के लिए भी क्या कंडीशन रहती है, परफ्यूम मस्ट बी फिल्ड इन अ ग्लास बोतल विच शुड बी प्लग्ड एंड कैप्सूल्ड। तो परफ्यूम को भी आपने ग्लास बोतल के अंदर भरना है, जिसको आपने प्लग करना है, कैप्सूल करना है। फिर उस ग्लास बोतल को आपने एक कार्डबोर्ड बॉक्स के अंदर डालना है और उसके साथ कुशन भी रख देने हैं, सिरहाने भी रख देने हैं ताकि वो सो सके। और कुशन क्यों रखे जाते हैं, ताकि वो टूटे ना, ठीक है, उसको ज़्यादा उसकी मूवमेंट ना हो, इसलिए उसके साथ कुशन रखे जाते हैं। तो अगर आपने कोई पार्सल मंगवाया होगा, उसमें अगर इस तरह की सामग्री है जो टूट फूट सकती है, तो उसके साथ क्या लगा दिए जाते हैं, कुशन लगा दिए जाते हैं। स्पंज के हो सकते हैं, अदर मटेरियल के हो सकते हैं, जो उसकी मूवमेंट को रोकते हैं ताकि वो टूटे फूटे ना। The cardboard box must be wrapped with strong paper placed in an outer wooden box। फिर उस कार्डबोर्ड बॉक्स को जो आप यूज़ करेंगे उसको आपने एक स्ट्रॉन्ग पेपर में रैप करना है। रैप करने के बाद बाहरी लकड़ी के बॉक्स में रखना है। फिर उस बाहरी लकड़ी के बॉक्स और उस रैप किए हुए स्ट्रॉन्ग पेपर में कार्डबोर्ड बॉक्स के बीच में आपने क्या करना है, पेपर या फिर शेविंग होती है, वुड शेविंग क्या होती है, जो भी शाल होती है बिल्कुल बुरादा जैसा होता है, वो डाल देना ताकि वो हिले डुले ना। अगर हिले डुले या परफ्यूम टूट जाए तो वो एटलीस्ट बाहर ना आए, वहीं तक वो सीमित रहे। The outside of the wooden box should also be labeled। और इस वुडन बॉक्स के बाहर भी लेवल लगाया जाएगा, जिसमें रेड लेटर्स से लिखा जाएगा परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, कि इसमें परफ्यूम है, इसको आग से आपने दूर रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 155, मैनर ऑफ प्रीपेइंग पोस्टेज चार्जेस। डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करने का तरीका क्या रहता है। दी postage on a parcel and also the registration fees if the parcel is to be registered must be prepaid fully। अगर किसी भी पार्सल को आपने भेजना है तो उसके ऊपर जो पोस्टेज चार्जेस बनते हैं या आपने उसके साथ में रजिस्ट्रेशन करनी है तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको पूरी तरह से पूर्व भुगतान करने होंगे। यानी कि पार्सल को भेजते समय उसके ऊपर लगने वाले पोस्टेज चार्जेस और रजिस्ट्रेशन चार्जेस का आपको भुगतान करना होगा। Postage stamps must be affixed to or impressions of the stamping machine taken on the cover of the parcel। तो डाक टिकट अगर आप लगाते हैं पार्सल के ऊपर पोस्टेज चार्जेस देने के लिए या फिर स्टैंपिंग मशीन जिसे फ्रैंकिंग मशीन कहा जाता है उसकी छाप लगाते हैं तो पार्सल के कवर के ऊपर लगाई जाएगी। और एन ऑफिशियल लेवल विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्री एट द पोस्ट ऑफिस, या फिर उस पार्सल के साथ एक आधिकारिक लेवल भी लगाया जा सकता है जो पोस्ट ऑफिस में आपको फ्री में मिल जाएगा। In cases where postage stamps are used, the sender or his messenger must affix the stamps himself। जब भी आप डाक टिकटों का उपयोग करेंगे पार्सल के लिए पोस्टेज चार्जेस देते समय तो उन डाक टिकटों को मैसेंजर या सेंडर के द्वारा स्वयं उस पार्सल के ऊपर लगाया जाएगा। पोस्टल ऑफिशियल्स बीइंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू अफिक्स देम। जो पोस्टल ऑफिशियल्स होते हैं, डाकघर के कर्मचारी होते हैं, उनको पार्सल के ऊपर डाक टिकट लगाने से बिल्कुल मना किया जाता है। मैनर ऑफ पोस्टिंग, पार्सल को किस तरह से आपने पोस्ट करना होता है। Every parcel including service parcel intended for transmission by post must be presented at the window of the post office। जिस भी पार्सल को आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं, चाहे कोई सर्विस पार्सल है, उसको पोस्ट करने के लिए हमेशा आपने उसे डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना होता है। Any parcel superscribed as parcel with or without the words registered or unregistered and found in a letter box will be treated as a registered parcel and shall be charged with the amount of registration charges if it is fully prepaid for postage। तो अगर आपने किसी भी पार्सल के ऊपर चाहे पार्सल लिखा है, चाहे वो रजिस्टर्ड साथ में लिखा है, चाहे अनरजिस्टर्ड लिखा है, अगर पोस्ट करते समय एक आर्टिकल है उसके ऊपर आपने क्या लिख दिया, पार्सल लिख दिया, साथ में चाहे रजिस्टर्ड लिखा है चाहे कुछ भी नहीं लिखा है और पोस्ट करने के लिए उसको आपने लेटर बॉक्स के अंदर डाल दिया, तो इस तरह के पार्सल को हमेशा रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा।
और क्या किया जाएगा, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपसे लिए जाएंगे। इफ़ इट इज़ फुली प्रीपेड फॉर पोस्टेज, तो अगर ये डाक शुल्क इसके ऊपर पूरे लगाए हैं, डाक टिकटें लगाई हैं, तो इसके ऊपर आपसे रजिस्ट्रेशन चार्जेस लिए जाएंगे। तो किसी भी पार्सल को पोस्ट करने के लिए उसको हमेशा पोस्ट ऑफिस विंडो पर आपने प्रस्तुत करना होता है। अगर आप पार्सल को पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स के अंदर डालेंगे तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं एयरमेल सर्विसेज, क्लोज नंबर 157 है आर्टिकल्स गिवन एयरलिफ्ट। ऐसी डाक वस्तुएं जिनको एयरलिफ्ट किया जाता है, हवाई डाक प्रसारण दिया जाता है। ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स एंड मनी ऑर्डर्स गिवन एयर ट्रांसमिशन फ्री ऑफ चार्ज। जितने भी फर्स्ट क्लास के आर्टिकल होते हैं, कौन कौन से, लेटर, पोस्ट कार्ड, इन लेटर कार्ड हमने शुरू में भी किया था जब सेक्शन नंबर 2 शुरू किया था कि ऑल अप स्कीम के तहत इनको फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। और किसको दिया जाता है, मनी ऑर्डर्स को। मनी ऑर्डर और प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं को फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है, मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। अदर क्लासेस ऑफ मेल्स इफ ट्रांसमिटेड बाय एयर, अन्य किसी भी श्रेणी की डाक वस्तुओं को अगर हवाई डाक से आपने भेजना है, जैसे कि कोई सैंपल या पैटर्न पैकेट है, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या ब्लाई लिटरेचर पैकेट या पार्सल है, तो उसके लिए आपको रिक्वायर्ड टू पे एयर सरचार्जेस, हवाई डाक शुल्क का भुगतान करना होगा। नेक्स्ट आपके पास कंडीशंस। All surcharged airmail articles must wear prescribed blue airmail labels on the top left hand corner of the address side। ऐसे सभी पार्सल या ऐसे सभी लेख जिनके ऊपर हवाई डाक शुल्क का भुगतान किया जाता है, उनके ऊपर पते वाली साइड टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर एक ब्लू एयरमेल लेबल लगा होना चाहिए। आर्टिकल्स वेयरिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट इंडिकेशन बाय एयरमेल, ठीक है, तो एयरमेल लेबल लगा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी आर्टिकल के ऊपर उसको हवाई डाक से भेजना है और उसके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट में आपने लिख दिया है बाय एयरमेल, तो उसको क्या किया जाएगा, हवाई डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। लेकिन इस तरह की जो डायरेक्शन या निर्देश है, पोस्ट ऑफिस स्टाफ उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और इस तरह के पार्सल को हो सकता है सरफेस रूट से भेजा जाए और उसके पहुंचने में देरी हो जाए। तो जब भी आपने कोई हवाई डाक वस्तु भेजनी है तो उसके एड्रेस साइड में टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर नीले रंग का हवाई डाक लेबल लगा देना है। उसके ऊपर मैन्यूस्क्रिप्ट के में लिखने की बजाय क्या करेंगे आप, नीले रंग का हवाई लेबल लगाना है। ओब्लिगेटरी ऑन पार्सल प्रीपेमेंट ऑफ फुल एयरमेल फीस। जब भी आप कोई पार्सल भेजेंगे हवाई डाक के माध्यम से, तो उसके ऊपर जो भी एयरमेल फीस बनेगी उसका आपको पूरी तरह से पूर्व भुगतान करना है। और अगर कोई सरचार्ज आर्टिकल है, इनके पार्सल के अलावा अन्य कोई ऐसी वस्तु है जिसको आप हवाई डाक के माध्यम से भेजेंगे, तो उसके ऊपर बनने वाले जो भी चार्जेस हैं एयरमेल चार्जेस सहित, उसका कम से कम 75% आपको पहले भुगतान करना होगा। All special services like registration, acknowledgement, etc. are admissible in case of airmail articles. In such cases, weight of acknowledgement card or forms like VPMO will be taken with article in calculating airmail fees। जब भी आप किसी भी पार्सल के लिए कोई विशेष सेवा लेंगे, जैसे कि आपने उसके ऊपर एक्नोलेजमेंट लगाई या अगर आपने उसके साथ VPMO लगाया है, तो इस तरह के हवाई डाक वस्तुओं के ऊपर जब हवाई डाक शुल्क का निर्धारण किया जाएगा, तो इन एक्नोलेजमेंट एंड VPMO के वजन को भी साथ में लिया जाएगा एयरमेल फीस को कैलकुलेट करने के लिए। क्लोज नंबर 159 है रिडायरेक्शन ऑफ एयरमेल। हवाई डाक का पुनर्निर्देशन कैसे होता है। Addresses wishing to have second class mails, both surcharged and uncharged, redirected to them within India और return to them by air in case of non delivery। अगर कोई भी प्राप्तकर्ता ये चाहता है कि मेरी द्वितीय श्रेणी की डाक, चाहे उसके लिए हवाई डाक शुल्क का भुगतान किया गया है या नहीं किया है, जब भी वो मुझे वापस आए या उसके वो किसी वजह से उसकी नॉन डिलीवरी हो जाए, मतलब वो वितरित ना हो पाए, और मुझे जब वो रिटर्न किए जाए तो रिटर्न करते समय या भारत के भीतर अगर उसकी रिडायरेक्शन करनी पड़े, तो रिडायरेक्शन के समय उसको आपने हवाई मार्ग से रिडायरेक्ट करना है, पुनर्निर्देशित करना है। तो क्या करना होगा, एड्रेसी रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन एडवांस इन पोस्ट ऑफिस। प्राप्तकर्ता को इसके लिए डाक घर में एडवांस में डिपॉजिट करना होगा। कितना, सम सफिशिएंट टू कवर एयर फीस, इतना सम या इतनी राशि
राशि उसको जमा करनी होगी कि वो एयर फीस को या हवाई शुल्क को कवर कर सके। इन सच केसेस द एड्रेसी गिव्स रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, और इस मामले में प्राप्तकर्ता को लिखित निर्देश भी देने होंगे अगर वो अपनी द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं को हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशित करवाना चाहता है, और वो चाहता है कि जब उसके द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएं उसको वापस की जाएं तो हवाई मार्ग से की जाएं। क्लोज नंबर 160 है लिमिटेड एयरलिफ्ट। For convenience of public, special procedure of giving airlift over difficult sections, remote areas at concessional rates of fare fees, and for rest of journey article carried by normal surface route। जनता की सुविधा के लिए हवाई मार्ग की रियायती दर पर कुछ दूरस्थ क्षेत्रों के लिए वस्तुओं के मामले में केवल मार्ग के कठिन खंडों पर हवाई लिफ्ट देने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। मान लीजिए आपने एक आर्टिकल भेजा है किसी दूर जगह के लिए, अब दूर जगह के लिए आर्टिकल भेजा है तो मान लीजिए बीच में कोई ऐसी जगह आती है जहां पे डाक वस्तु बहुत घूम के जा रही है या उसको पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, तो उस कठिन एरिया के लिए उस डाक वस्तु को हवाई प्रसारण दिया जाता है, और फिर से जहाँ पे क्या आ जाएगा, आसान रास्ता आ जाएगा, वहाँ पे उसको फिर से सतह मार्ग के माध्यम से आगे भेजा जाएगा। तो ये एक सुविधा होती है लिमिटेड एयरलिफ्ट की, कुछ एक जगह के लिए उसको एयरलिफ्ट किया जाएगा। कोई भी अगर क्या आता है डिफ़िकल्ट सेक्शन आता है, कोई भी मुश्किल स्थान आता है तो उस जगह के लिए एयरलिफ्ट किया जाएगा, बाकी जगह के लिए उसको सरफेस रूट से भेजा जाएगा। मस्ट हैव प्रेस्क्राइब्ड एयर में लेबल मार्क्ड इन बोल्ड लेटर। तो इस तरह के लिमिटेड एयरलिफ्ट वाले जो आर्टिकल होते हैं उनके ऊपर एक बोल्ड लेटर में बड़े अक्षरों में मार्क किया हुआ एयर में लेबल होना चाहिए, और क्या उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, फॉर लिमिटेड एयरलिफ्ट बिटवीन, उसके ऊपर लिखा होगा कि लिमिटेड एयरलिफ्ट वाला आर्टिकल है, इसको कौन कौन सी दो जगहों के बीच में एयरलिफ्ट किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 161 है एयर पार्सल्स, हवाई पार्सल के बारे में। मैक्सिमम साइज एंड वेट ऑफ एयर पार्सल इज सेम एज फॉर सरफेस पार्सल। एयर पार्सल के लिए वजन की बात करें, उसके आकार की बात करें, सरफेस पार्सल के समान रहेगा। पार्सल फॉरवर्डेड बाय एयर मस्ट हैव सुपरस्क्रिप्शन ऑन द एड्रेस साइड इन बोल्ड लेटर्स एयर पार्सल। जब भी आपको एयर पार्सल भेजेंगे उसके पते वाली साइड में बोल्ड लेटर्स या बड़े अक्षरों में एयर पार्सल लिखा होना चाहिए, और उसके फेस के ऊपर क्या होना चाहिए, निर्धारित नीले रंग का हवाई डाक लेवल होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी फॉर पार्सल्स अप टू 4 किलोग्राम बट एयर पार्सल्स में बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस। तो अगर कोई भी हवाई पार्सल आप भेजते हैं 4 किलोग्राम तक, उसको अनरजिस्टर्ड पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है। अगर आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो एडिशनल रजिस्ट्रेशन फीस दे के इसकी रजिस्ट्रेशन की जा सकती है। नेक्स्ट है पैकेजिंग टिप्स। तो ये आपको गूगल पे भी मिल जाएंगी, यहाँ से आपने पढ़ लेनी है, हम ऊपर कर चुके हैं कि जैसे प्ले कल्चर एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को कैसे भेजा जाएगा, या फिर ओस्मिक एसिड या फिर परफ्यूम है, इस तरह की वस्तुओं को जब डाक के माध्यम से भेजा जाता है तो कैसे भेजा जाता है। तो ये था हमारे पास लास्ट पोस्टल आर्टिकल के बारे में जो कि है पार्सल। इसके बारे में क्या बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें, लेकिन ये जैसे पार्सल का वजन क्या हो जाएगा, या फिर पार्सल के लिए जो साइज़ की लिमिट्स रहती हैं वो क्या रहती हैं, फिर भी एक नज़र आपने इसको ज़रूर अच्छे से देखना है। जैसे ओस्मिक एसिड की बात की कि किस तरह से आपने उसको भेजना है, एक पार्सल या एक कंटेनर के अंदर आप मैक्सिमम कितना ओस्मिक एसिड भेज सकते हैं, 2 ग्राम भेज सकते हैं। एक पार्सल में सिर्फ एक ही कैप्सूल ओस्मिक एसिड का होना चाहिए। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ से अच्छे से करनी है, पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर अच्छे से याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर आपको बुक्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए, फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में इसके लिए साइट का आपको लिंक मिल जाएगा। अगर इसमें कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।